नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। सत्ता में आज ऑपरेशन सिंदूर पर वीकेंड धमाके की बात होगी, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के लिए धमाकेदार संदेश है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट के गिराने को लेकर सभी सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 पाकिस्तानी विमान गिराए गए थे और भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, जिसके संकेत, संदेश और मायने हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड के धराली में हादसे पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल में मजहब और मस्जिदों का सम्मान नहीं होता है, इसीलिए तबाही आती है। इस पर कैसे सियासी क्लेश शुरू हो गया है, आपको ये भी बताएंगे। एमपी के रायसेन में मजहबी पढ़ाई पर बवाल शुरू हो गया है। एक निजी स्कूल में मस्जिद से काबा और नमाज पढ़ाया जा रहा है। छात्र संगठन ने इसका विरोध किया है। अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इसकी पूरी कहानी हम आपको सत्ता में बताएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मुझे नोबेल शांति पुरस्कार दो वाला दैनिक कार्यक्रम भी जारी है। अब उन्होंने आर्मेनिया अजरबैजान में समझौता कराकर नोबेल की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की 37 वर्ष पुरानी जंग खत्म कराई है उन्होंने। कैसे ट्रंप नोबेल के लिए बेताब है, आपको हम ये भी बताएंगे। उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। अब तक 816 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से बुरा हाल है। कई इलाकों में घंटों जाम है। कई हाई प्रोफाइल इलाकों में जलभराव है। दिल्ली के जैतपुर में मूसलाधार बारिश से दीवार गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। सत्ता के न्यूज मित्रों को रेलवे का फेस्टिवल ऑफर वाला अपडेट भी दे दें। आने जाने के टिकट को एक साथ बुक कराने पर आपको अब फायदा मिलेगा। वापसी के टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश नाम से एक नई स्कीम शुरू की गई है। लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के वीकेंड धमाके की, जिसमें पाकिस्तान के लिए संदेश है, अमेरिका के लिए मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए भारत की शक्ति वाला सुपर संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद आज बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं। ये बातें आज पाकिस्तान की पूरी सत्ता को बहुत चुभने वाली हैं। ये बातें खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी बहुत दर्द देने वाली हैं। वायुसेना प्रमुख का शब्दशः बयान आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले सिर्फ 40 सेकंड में आपको ये समझना चाहिए कि वायुसेना प्रमुख ने किसके लिए क्या संदेश दिए हैं। कहानी ऑपरेशन सिंदूर की है। ऐसे में जाहिर है पहला सख्त संदेश पाकिस्तान की सत्ता के लिए होगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर खुद को पाकिस्तान का सुपर पीएम समझने वाले आसिम मुनीर को नोट करके रख लेना चाहिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट तबाह हुए। वहीं एक टोही विमान एवैक्स को भी मार गिराया गया। ये मैसेज पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोलने वाले हैं। सिर्फ शहबाज और मुनीर के लिए ही नहीं, बल्कि वायुसेना प्रमुख ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी कड़ा संदेश दिया और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में F-16 हैंगर को भारी क्षति पहुंची थी। उसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया था। पाकिस्तान के शहबाज जैकोबाबाद हवाई अड्डे पर F-16 हैंगर था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि F-16 वही लड़ाकू विमान है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है। इसे पाकिस्तानी रक्षा शक्ति की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगला मैसेज पाकिस्तान के एक और मित्र तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान तुर्की के लिए इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर ड्रोन तुर्की के हैं। वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के लिए भी कठोर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय तबाह किया गया। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को नष्ट किया गया। आपको ये भी बता दें कि जैश के हेडक्वार्टर में मसूद की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने रूस से मिले हथियार S-400 से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के हमलों में पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को भी बड़ा नुकसान हुआ। ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। आप पहले वायुसेना प्रमुख का बयान सुनिए, फिर इस पर और भी हम चर्चा करेंगे।
at least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system, that is in Lahore and Okara. Then, of course, runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंचाई ये वो कभी नहीं भूल पाएगा, या फिर ये कहें कि अगली बार भारत को टारगेट करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। भारत ने पाकिस्तान को हुए नुकसान के कई सबूत दिए। पश्चिमी मीडिया की ओर से भी जारी पाकिस्तान में हुए नुकसान की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक सत्य ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने दुष्प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने भी कई झूठे दावे किए थे। सिर्फ 7 सेकंड में पाकिस्तान के झूठ वाली फ्लैशबैक रील भी आइए देख ही लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में टैरिफ से टेंशन वाला माहौल है। अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती से नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूस से भारत की तेल कारोबार पर नाराजगी जता चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ भी लगा चुके हैं। इसी बीच बहुत जल्द पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हो सकती है। मतलब ये कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ी हलचल है। ऐसे ही माहौल में वायुसेना प्रमुख के बयान के मायने विशेष हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के हथियार S-400 से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारत के हमलों में अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 को भी नुकसान पहुंचा। सवाल यही है कि इसके मायने क्या हैं। आप सुनिए एयर चीफ मार्शल ने S-400 पर क्या कहा और क्यों इस बयान को आज ट्रंप को भी ध्यान से सुनना चाहिए और भारत के कूटनीतिक तेवर को समझना चाहिए। We had taken a call that since they are mostly attacking us by Air Force assets and my Air Force bases are under threat, we should respond without waiting, in case this continues tonight also. And sure enough, this time we had their attack on our airfields with not only just loiter munitions, some of long-range weapons. Their aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They've not been able to use any one of those. S-400 की सफलता और F-16 के नष्ट वाली चर्चा के बीच ट्रंप का एक बयान भी याद आया, जब उन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष के दौरान 4 या 5 विमान गिराए गए थे। बार बार सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप ने चाहे जिस भी उद्देश्य से ये बयान दिया था, लेकिन आज उनके इस दावे को लेकर नई जानकारी वायुसेना प्रमुख ने दे दी, या फिर ये कहें कि ट्रंप के दावे को उन्होंने करेक्ट कर दिया है। वायुसेना प्रमुख ने साफ साफ कहा कि 6 विमान गिरे थे, सभी 6 विमान पाकिस्तान के थे। इसमें अमेरिका से पाकिस्तान को मिला F-16 लड़ाकू विमान भी था। आप ट्रंप के 5 विमान वाले बयान को सुनिए और ये समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं और सच्चाई क्या है। वायुसेना प्रमुख ने एक और बड़ी बात आज ये कही कि एविएशन के इतिहास में पहली बार किसी मिसाइल ने आसमान में 300 किलोमीटर दूर किसी दुश्मन के विमान को मार गिराया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत में रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का अहम योगदान रहा। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई वाली कुछ तस्वीरें भी आज दिखाई। उन्होंने बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हुए ये बताया कि कैसे कुछ घंटों में मुख्यालय मिट्टी में मिल गया था, कोई अवशेष नहीं बचा था। ऐसा ही कुछ हाल लश्कर के मुख्यालय का भी हुआ था। The Operation Sindoor, the objectives were to take care of terrorist camps and terrorist infrastructure, and that was taken care of. As far as Bahawalpur is concerned, this is
how that complex looks on map. And if you look at it, there was some, when DMPI is basically our point of impact that we decide where we're going to hit. So there were some buildings where we had intelligence of their senior leadership staying, some buildings where their other people stay, and of course the main Marcus building where the congregations used to take place and all the training used to take place. They were the two main headquarter buildings, that is Bahawalpur and Murid Ke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. सत्ता में अब विवादों की कुंजी खोलते हैं, जिसमें दो तरह के विवाद हैं और दोनों में मजहबी एंगल है। पहला विवाद आपदा में अवसर ढूंढने वालों की तरफ से खड़ा किया गया है, जिसके केंद्र में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इसलिए तबाही आई क्योंकि वहां दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं है। दूसरा विवाद मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है, जहां एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा की किताबों में क से काबा, म से मस्जिद पढ़ाने का आरोप है। इन दोनों विवादों पर अच्छी खासी प्रतिक्रियाएं हैं, सवाल भी कई हैं और बवाल भी बहुत है। एक एक करके आपको हम ये दोनों खबरें दिखाएंगे। पहले आपदा में मजहबी एंगल ढूंढने वालों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद रहे हैं। उत्तराखंड के धराली में पिछले हफ्ते आपदा आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। एसटी हसन साहब को इस आपदा में राजनीति का अवसर मिल गया है। उन्होंने आपदा पर चिंता जताते हुए एक बयान दिया। बयान के शुरुआती हिस्से में उन्होंने कहा कि जंगल काटने के कारण ऐसी आपदाएं आ रही हैं। उनका ये बयान स्वाभाविक चिंता की तरफ था, लेकिन ये कहते कहते उन्होंने अपने बयान को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया और फिर कहा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे मजहब का सम्मान नहीं हो रहा है। किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। जब उसका इंसाफ होता है तो फिर आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता है। उनका ये बयान कई लोगों को चुभा है। बीजेपी इससे ज्यादा नाराज है। एक बार पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। एसटी हसन के बयान पर विवाद है। बीजेपी कह रही है कि उनकी बुद्धि को अल्लाह ने श्राप दिया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का कहना है कि प्राकृतिक आपदा पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। संत भी उनके बयान से नाराज और गुस्से में है। एक बार सुनिए कौन इस पर क्या बोल रहा है। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये शराब मिल गया है। शराब तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियाँ ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। मैं एसटी हसन को बताना चाहता हूँ, तुम जैसे बेधर्मी मानसिकता के लोगों ने देश को नरक बना दिया है। इस तरह की घटनाओं पर इस तरह की बयानबाजी जो लोग करते हैं, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि एसटी हसन साहब ट्राइंग टू बिकम आइटम गर्ल ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी की आइटम गर्ल बनना चाहते हैं।
गैर ज़रूरी बातें करना लगातार इस तरह की, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो नहीं पूछती आजकल एसटी हसन साहब को, उनको तो नहीं मिल गए, तो एसटी हसन साहब सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किसी एक जगह नहीं आ रही हैं। और रही बात मजहब की, तो किसी भी घटना को मजहब से न जोड़ा जाए। एसटी हसन ने जो कहा कि मजहब के साथ ऐसा हो रहा है कि सम्मान नहीं हो रहा है, किसी एक ही धर्म का प्रचार हो रहा है, तो ये बहुत निंदनीय बात है। एसटी हसन के बयान पर विवाद की स्पीड बढ़ गई है। अलग अलग पार्टी के नेताओं के अलावा कई धर्मगुरु भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब उनकी सफाई की सप्लाई आ रही है, जिसमें वो मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको उनकी सफाई भी सुनवा देते हैं। घराली में जो लोग मारे गए हैं, हम सब लोग, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। हमने इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटान हो रहे हैं। उस इकोसिस्टम बिगड़ने से प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन हमने एक बात ये कही जो कि तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है कि मस्जिद, दरगाहों पे और मंदिरों पे बुलडोज़र नहीं चलाने चाहिए। बुलडोज़र भले से आप उन्हें खाली करा दें, खड़ा रहने, ये सब इबादत की और पूजा की जगहें हैं। एसटी हसन काफी पुराने नेता हैं, वो 67 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ अंतराल पर ऐसे बयान देते भी रहते हैं जिससे विवाद हो, और जब विवाद बढ़ता है तो इसका क्रेडिट मीडिया को देते हैं। अच्छे कामों का क्रेडिट लेना और गलत बयान का क्रेडिट दूसरों को देना, ये नेताओं में पाए जाने वाले विशेष गुणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अभी थोड़े ही दिन पहले उन्होंने कांवड़ यात्रा के कुछ यात्रियों की अराजकता को आतंकवादी गतिविधि कहा था। उन्होंने कोरोना के वक्त ही कहा था कि मुसलमानों के साथ अन्याय के कारण कोरोना जैसी आपदाएं आई हैं। ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। ट्रिपल तलाक पर उन्होंने कहा था कि यदि पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखे तो जलाकर मारने की बजाय 3 तलाक देना बेहतर है। मौजूदा केंद्र सरकार पर उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान सरकार इजराइल की राह पर चल रही है, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है। मुस्लिम युवाओं से कहा था कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें और प्रेम संबंधों में ना पड़ें, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी एसटी हसन का नया विवादित बयान पहली बार नहीं आया है। एसटी हसन कुछ अंतराल पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे विवादों की चिंगारी भड़कती रहती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां अलग लेवल की पढ़ाई चल रही है। क्या आपने कभी क से काबा, म से मस्जिद, न से नमाज और औ से औरत हिजाब में सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। यहाँ एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज पढ़ाया जा रहा था, जिस पर विवाद बढ़ गया है और मामला अब गंभीर हो गया है। रायसेन के बेबी कॉन्वेंट स्कूल के इस मामले का राज तब सामने आया जब इस स्कूल की नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के चाचा ने बच्चे की किताब देखी। उन्होंने देखा कि उसमें औ से औरत हिजाब में थी लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने पेज पलटकर दूसरे शब्दों को देखा तो वो हैरान रह गए। उसमें क से कबूतर की जगह क से काबा, म से मछली की जगह म से मस्जिद और न से नल की जगह न से नमाज लिखा था। इसके बाद परिवार के लोगों ने आपत्ति जताई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की गई और मान्यता रद्द करने की मांग की गई। अब इस मामले की जांच हो रही है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो स्कूल और पब्लिशर से जानकारी हासिल कर रही है। आरोप सही पाए जाने पर बेबी कॉन्वेंट स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। स्कूल के प्रिंसिपल E.A. कुरैशी ने गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे पहले चेक नहीं किया गया था। ये किताब भोपाल से मंगवाई गई थी और केवल एक ही थी। पट्टी पाड़ा बनाने मिला था तो उसमें एक औरत थी हिजाब वाली, तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है तो मतलब हिजाब में औरत है, तो फिर मैंने देखा खोल के तो उसमें ना से नवाज, का से कावा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी पूरी बिंदी, पूरी उसमें वही चीज़ थी। वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं कि माँ से मस्जिद है, कि माँ से मंदिर है, कि का से कबूतर है, कि का से काबा है। जो आके ये हिंदू परिषद ने आके स्कूल में गदर किया या धरना दिया या नारेबाजी की या मुझे तकलीफ पहुंचाई, जो मैं एक
इतना अच्छा काम कर रही हैं शिक्षा से संबंधित। मध्य प्रदेश में पहले भी जब भी इस प्रकार के तत्वों ने अपना सिर उठाने का प्रयास किया था, सरकार ने उसको कुचला है। आने वाले वक्त में भी अगर ऐसी जिहादी और इस प्रकार से नफरती मानसिकता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट के विपरीत शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा, तो उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी। शिक्षा के मंदिर में ना मंदिर की बात होनी चाहिए, ना मस्जिद की बात होनी चाहिए, पढ़ाई की बात होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन को, इस तरह से क्यों आपने एक धर्म विशेष के बारे में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया, और साथ में 3 सदस्यीय एक दल बनाकर इस स्कूल की जांच कराएंगे। और सत्ता में आप बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स की। अमेरिकी प्रेसिडेंट को नोबेल पाने की ऐसी तलब है कि वो दिन रात सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, मुझे नोबेल चाहिए, किसी भी कीमत पर बस नोबेल चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो हर रात नोबेल वाला सपना देखते हैं और सुबह उठते ही उसे पूरा करने के जुगाड़ में भी लग जाते हैं। आए दिन 2 देशों में सीज फायर का दावा करते हैं, कहीं भी 2 देशों के बीच हुए शांति समझौते का क्रेडिट लेते हैं, फिर अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांगते हैं। दूसरे देशों से भी नोबेल के लिए नॉमिनेशन कराते हैं, जो नॉमिनेशन नहीं करता उसे टैरिफ से डराते हैं। ट्रंप ने इसे अपने दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया है। इसके लिए वो मौके की तलाश में रहते हैं। ट्रंप को ये नया मौका आर्मेनिया और अजरबैजान के शांति समझौते से मिला है। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ट्रंप अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल का हाथ मिलवा रहे हैं। उसके बाद खुद की तरफ एक इशारा करते हैं, मानो ये कह रहे हों कि ये सिर्फ मैं ही करवा सकता हूं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब ट्रंप ने शांति समझौता कराकर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का ऐलान कर दिया है। साथ ही दोनों देशों से खुद के लिए नोबेल नॉमिनेशन भी करवा लिया है। इस समझौते के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गईं, जिसमें ट्रंप को मिस्टर पीस प्रेसिडेंट बताया गया। ट्रंप को पीस प्रेसिडेंट बताना संयोग नहीं है, नोबेल वाला प्रयोग है। इसके जरिए ट्रंप खुद को नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार बताना चाहते हैं। नोबेल को लेकर वो इतने जज्बाती हैं कि जब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत ने जब ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट देने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप ने नोबेल नॉमिनेशन हासिल करने का नया फॉर्मूला निकाला। अब वो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ये कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस आइए, वहीं पर समझौता कीजिए, मेरे साथ बैठकर नोबेल वाला नॉमिनेशन कीजिए। ट्रंप के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर यही साबित कर रही है। शायद ऐसी ही तस्वीर की तमन्ना ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर भी की थी, जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। उसी दौरान पीएम मोदी को भी अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। ट्रंप ने चाहा होगा कि उनके एक तरफ मुनीर खड़े हों और दूसरी तरफ पीएम मोदी, दोनों एक साथ सीजफायर के लिए उन्हें शुक्रिया कहें। लेकिन भारत ट्रंप की ये मंशा समझ गया। ना पीएम मोदी अमेरिका गए और ना ट्रंप को सीजफायर का क्रेडिट मिला, जिसके बाद से ट्रंप टैरिफ वाला डर दिखा रहे हैं। अपनी इस तमन्ना को ट्रंप ने आर्मेनिया अजरबैजान से पूरा किया। कहा, मेरा मकसद दुनिया में शांति लाना है। हमने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए हैं, हमारी वजह से कई लोगों की जान बची है। आर्मेनिया अजरबैजान समझौते की वर्षों तक बहुत कोशिश हुई, कोई भी नेता समझौता नहीं करा पाया। हमने लंबी बातचीत के बाद ये कर दिखाया है। पहले आप ट्रंप का शांति के बदले में नोबेल सम्मान मांगने वाला पूरा बयान सुनिए, फिर ट्रंप की नोबेल वाली पूरी सेटिंग को डिकोड भी करेंगे। इससे पहले ट्रंप भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान सीज फायर हुआ और रवांडा कांगो का विवाद सुलझाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ये कह चुके हैं कि 6 महीने में 6 युद्ध वो रुकवा चुके हैं। अब नोबेल के लिए और क्या करना होगा। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो खुद अपने लिए नोबेल मांग रहे हैं। ट्रंप ने ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार किया है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने 6 बार नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र किया। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिन बाद ट्रंप ने कहा था, मैं नोबेल का हकदार हूं, लेकिन वो मुझे देंगे नहीं। इसके बाद 21 जून को ट्रंप ने कहा, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। जब ट्रंप खुद कहते कहते थक गए तो उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को आगे किया, उनसे कहलवाया ट्रंप को नोबेल मिलना ही चाहिए। ट्रंप के नोबेल प्लान की सेटिंग साफ है। ट्रंप पहले मदद करते हैं और बदले में नोबेल वाला नॉमिनेशन मांग लेते हैं।
इससे पहले पाकिस्तान और इजराइल भी ट्रंप के लिए नोबेल नॉमिनेशन कर चुके हैं। एक तरफ ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव के बीच पाकिस्तान को बचाने का दावा किया, दूसरी तरफ इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान के सैन्य ठिकानों पर बम गिराए। इस एहसान के बदले में दोनों ही देशों ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। अब अजरबैजान से कॉरिडोर बनवाने का वादा किया, आर्मेनिया को व्यापार का लालच दिया, बदले में वही नोबेल नॉमिनेशन ले लिया। एक बार आप भी जरा डोनाल्ड ट्रंप का दर्द नोबेल सुनिए। ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद है, वो कितने आत्ममुग्ध हैं, इसका अंदाजा अजरबैजान आर्मेनिया के बीच हुई डील से मिल गया। दोनों देशों के बीच जिस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर सहमति बनी, उसका नाम उन्होंने ट्रंप रूट ही रखवा दिया। आर्मेनिया अजरबैजान के विवादित इलाके से गुजरने वाला ये एक ट्रांजिट कॉरिडोर होगा। ये कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नक्चिवान एन्क्लेव इलाके से जोड़ेगा। खास बात यह है कि यह आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। दोनों देश इसके लिए राजी हो गए हैं। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ट्रंप रूट पर तेल गैस पाइपलाइन भी बिछाने पर सहमति बनी है। और सत्ता में अब बात करते हैं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों की, जिसका TV9 भारतवर्ष ने रियलिटी चेक किया है। मतलब ये कि हम कर्नाटक के बेंगलुरु में उस जगह पर गए, उस हाउस नंबर पर गए जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था, जिसके जिक्र पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे और सबूत भी दिखाए थे। सवाल यही है कि राहुल गांधी के एटम बम वाले आरोपों में कितना दम है। इस सवाल को ध्यान से रखते हुए TV9 की टीम बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड स्थित 153 बियर स्ट्रीट गई, जिससे पहले 153 बियर क्लब के नाम से जाना जाता था। 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने सबूत के साथ ये आरोप लगाए थे। आपको उस दिन की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। राहुल ने कहा था कि बेंगलुरु के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 68 मतदाताओं ने व्यावसायिक पते को धोखे से अपने निवास के रूप में दर्ज कराया था। इसकी सच्चाई क्या है, आप TV9 के रियलिटी चेक में जान जाएंगे। इसके अलावा हमारी टीम बेंगलुरु में ही राहुल के शकुन रानी वाले आरोपों की सच्चाई जानने के लिए पहुंची। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि शकुन रानी का नाम 2 जगह पर दर्ज है और उसने 2 जगह से उन्होंने वोट किया है। TV9 भारतवर्ष ने शकुन रानी से भी राहुल के आरोपों पर बात की। आप रियलिटी चेक में उनकी सच्चाई भी जानिएगा। ये ग्लोरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहाँ जाते हैं पूछते हैं भैया हैं कौन, कहाँ है, नो आइडिया। हम आए हैं 153 बियर स्ट्रीट। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में राहुल गांधी ने हाईलाइट किया कि यहाँ क्लोज टू 68 रजिस्टर्ड वोटर्स है, जबकि अगर हम आपको इस जगह दिखाए तो इसमें क्लियरली पता चलता है ये एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है और इधर रेजिडेंशियल एड्रेसेस दे के कैसे 68 लोग अपने नाम को रजिस्टर करा है वोटर आईडी में। क्लियरली ये एक बियर का क्लब है जहां लोग मदिरा पीने आते हैं और इसी को एक तरफ से रेजिडेंशियल एड्रेसेस दे के वोटर आईडी बनाया गया है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स में देखें तो इधर आप देख सकते हैं 153 स्ट्रीट, फिर यहाँ देख सकते हैं उत्तम पात्रा। यहाँ के जनरल मैनेजर से जब बात किया गया उन्होंने क्लियरली कहा कि उनको कोई आइडिया नहीं है, वो अभी कैमरा के सामने आने तैयार नहीं थे, लेकिन हमें कहा कि कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ और ऐसे नाम कैसे आए हैं इलेक्टोरल वोट में उनको उसकी जानकारी नहीं है। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी, यहाँ देखिए सरनेम हैगनी, फर्स्ट नेम शकुन रानी। आप अपने नाम के बारे में तो सुने ही होंगे टीवी में कि 2 बार राहुल गांधी जी आपका नाम लिए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कितनी बार वोट किया पहले वो? मैंने एक ही बार वोट किया, दूसरी बार मुझे नहीं पता कि किसने किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि 2 जगह मेरे नाम है जबकि मैंने एक ही जगह वोट किया है? अब ये तो उन लोगों को देखना चाहिए, मैंने तो एक ही बार वोट किया। हमने सिर्फ एक ही बार वोट किया है और चूँकि एक बार किया है तो बाकी दूसरी बार अगर हुआ है, पहली बार तो हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ भी है तो ये वहाँ पर जो लोग बैठते हैं बूथ में, बूथ का इंचार्ज और बाकी लोग जो चेक करने के लिए आधार कार्ड, वो बता सकते हैं कि दूसरी बार वोट किसने किया या क्यों हुआ या नहीं हुआ, हो सकता है गलती हो।
राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों की सीरीज के बीच शरद पवार ने भी बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि राहुल गांधी जब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी के लोग क्यों जवाब देने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने ये कहा कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग उनके पास आए और 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी, लेकिन राहुल गांधी और खुद उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था।